स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने फिजिक्स को शुरू किया है और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर समाप्त कर लिया है। यह फिजिक्स का ही दूसरा और अंतिम वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मात्रक, भौतिक राशियाँ, विभिन्न मापक यंत्र, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, इसके साथ साथ स्थूल पदार्थों के गुण, ध्वनि एवं तरंग गति तथा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को पढ़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के उससे आगे वाले टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा प्रकाश। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश, और प्रकाश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तारकीय दूरी की माप है, क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह तारकीय दूरी की माप है। आपको प्रकाश शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के फैलाव या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? तो जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा होगा। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो वह घटना अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि वाला व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा, तो ऊ आ रहा है तो उससे उत्तल, तो दूर दृष्टि वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा और उसके विपरीत निकट दृष्टि वाला अवतल लेंस का। अगला है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो न्यूनतम 3 फीट का अगर मिरर है या फिर दर्पण है तो उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब उसमें देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर में देखा जाता है तो यह किस रंग का दिखाई देता है? तो यह काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाता है तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, किंतु उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है किस रंग के प्रकाश में? तो नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग क्या क्या होंगे? तो धूप या फिर सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग सर्वाधिक उत्तम रंग होंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है किसका? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है वह कौन सा है? वह है लाल रंग का प्रकाश। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? तो पानी द्वारा रोशनी का जो छितराव या फिर बिखराव होता है उसके कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी सूक्ष्मदर्शी या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में तेल निमज्जन का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला जो है वह प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। इसको आप निहाल नामक शब्द से याद कर सकते हैं, नीला, हरा और लाल।
अगला प्रश्न है दृष्टि वैषम्यता को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो बेलनाकार लेंस के द्वारा दृष्टि वैषम्यता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हमारा अगला प्रश्न है वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसके लिए किया जाता है? तो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकण है। अगला प्रश्न है क्या ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को किस क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो दो एक प्रकार के बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है एक ब्लैक बॉडी नहीं करता, क्या नहीं करता? तो विकिरण का अपवर्तन नहीं करता। अगला प्रश्न है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांतों के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है कितना? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है हम कमरे में सूर्य का प्रकाश किस कारण पाते हैं? तो प्रकीर्णन के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है वह दरवाज़ा बंद होने पर भी पूरे कमरे में फैल जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या दिखाई पड़ता है? तो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। हालांकि इंद्रधनुष बनने के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं जिसकी चर्चा हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर के दौरान करेंगे। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है कौन सा? तो हरा रंग, क्योंकि विबग्योर को अगर देखेंगे तो विबग्योर में बीच में कौन सा रंग है? ग्रीन रंग। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से? विबग्योर होती है। अगला प्रश्न है शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोपी का उपयोग करते हैं, यह किस पर आधारित होता है? तो एंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है, और अपसारी लेंस का मतलब एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मानी जाती है? तो मानव के सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, कौन सा? तो रोगियों के दांत को देखने के लिए चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, किसको? तो नज़दीक स्थित वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को वह नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है मृगमरीचिका का कारण है क्या? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृगमरीचिका का कारण है। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य द्वारा इसका रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का होता है? तो रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। हमारा अगला प्रश्न है हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण से? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं तो कहाँ पर परिवर्तित होती हैं? तो अक्षपट या फिर रेटिना पर। इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे, अक्षपट मतलब रेटिना। अगला प्रश्न है आंख में संकेंद्रण होता है तो आंख में संकेंद्रण किसके कारण होता है? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा आंख में संकेंद्रण होता है। अगला प्रश्न है मानव आंख दृश्य प्रकाश के कितने तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो मानव आंख 5500 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है और डायोप्टर क्या है? तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा उचित है? वह है ऊपर उजला और नीचे काला। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो इसके तरंग लंबाई या फिर तरंग दैर्घ्य के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। अच्छा, प्रसारी विश्व की संकल्पना का मतलब क्या है? प्रसारी विश्व की संकल्पना का तात्पर्य यह है कि इसको मानने वाले लोगों का कहना है कि इस पूरे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अगला प्रश्न है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और साइज में बड़ा होता है। अगला प्रश्न है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो खोज बत्ती में नतोदर दर्पण या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है किस रंग के लिए? तो पीला एवं हरे रंग के लिए जो है आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार 390 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का रंग इसके तापमान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किस किरण के कारण होता है? तो सूर्य में उपस्थित अल्ट्रा वायलेंट प्रकाश के कारण रेटिना जलती है। अगला प्रश्न है पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के बारे में हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आँख में अंध बिंदु तथा पित्त बिंदु पाए जाते हैं कहाँ पर? तो दृष्टिपटल या फिर रेटिना में। अगला प्रश्न है दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर बनने वाला चित्र वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है किसकी सहायता से बनाया है? तो ग्रेफीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है।
अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे? तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? उसे एट्रोपिन कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आँख की पुतली फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के छोटे होने के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है या फिर सौर सेल है। अगला प्रश्न है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो दो समानांतर दर्पणों के मध्य अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रकीर्णन कम होने के कारण दूर से भी यह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेज़र के द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है और डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही विस्तारित ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो विबग्योर में बैगनी रंग की जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। जो कलर सबसे पहले दिया है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और ऐसे बढ़ते क्रम में दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो महासागर में जल के द्वारा पीले रंग के प्रकाश को अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे कि आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो वह है 7 और 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर। अगला प्रश्न है लाल नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? तो लाल नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश बनता है और इन्हें ही प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अगला प्रश्न है जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीप्त पिंड या फिर दीप्त वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकिरणित हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है जिस कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और यह दूर तक फैलता है। इस वजह से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित हो जाता है और अधिक प्रकीर्णन के कारण आसमान भी हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आकाश के नीला दिखने का कारण क्या है? तो आकाश के नीला दिखने का कारण है तरंग दैर्घ्य का कम होना
और जिसके कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को क्या कहा जाता है? तो श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस परिघटना या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी वर्ण की हो जाती हैं? तो उसे एल पैंगलो कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रमन अपने वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे कौन सा दर्पण चुनना चाहिए? तो रमन को उत्तल दर्पण अपने पक्ष दर्पण के रूप में चुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वहीं बैक मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का आकार सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का सदैव आकार जो है वह वस्तु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको पार्श्व व्युत्क्रम या फिर पार्श्व व्युत्पन्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे पर 120 अंश पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो अगर कोई भी दो दर्पण 120 अंश पे झुके हुए हैं तो उनके बीच कुल दो आकृतियां या फिर प्रतिबिंब बनेंगे। अगर हम दो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के फार्मूले की बात करें तो उसका फार्मूला होता है n = 360/n-1। तो एंगल कितना दिया है? 120, तो n = क्या होगा? 360/120-1। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 - 1 = 2, दो प्रतिबिंब बनेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जनरल साइंस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र क्या होगा? तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी। अगला प्रश्न है, दर्पण कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो कारों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वहीं बैक मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह भी वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n = c/v से दर्शाया जाता है, जहाँ पर c क्या है? तो c जो है वह निर्वात में प्रकाश की गति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरती है वह क्या कहलाती है? तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को भी अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? तो कनाडा वाल्सम का जो अपवर्तनांक है वह क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में चमक प्रकाश के संपूर्ण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले
उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? वह होगी 40 सेंटीमीटर। आप इसको F = 1/d से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे d लेंस की क्षमता है। यहाँ पे डायोप्टर, यहाँ पे d की वैल्यू क्या दी है? 2.5, और यहाँ पे f हमेशा मीटर में रहता है, किंतु हमारा आंसर सेंटीमीटर में आया है, तो मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे ऊपर 100 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? तो बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह वस्तु क्या होनी चाहिए? तो वह वस्तु सदैव कोई ना कोई लेंस होगी। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, जहां d से क्या अभिप्राय है? तो d का मतलब होता है डायोप्टर, जिससे लेंस की क्षमता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस में वक्रता को संशोधित करने में पेशियाँ मदद कर सकती हैं। कैसी पेशियाँ? तो पक्षमाभी पेशियाँ जो है वह अभिनेत्र लेंस में वक्रता को संशोधित करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनको जरा दृष्टि दोष हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने द्विफोकसी लेंस का। अगला प्रश्न है, रजत को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो वह उसको कॉन्वेक्स लेंस का सुझाव देंगे। और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या? उत्तल लेंस। दूर ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी मांसपेशियों के कारण होता है। अच्छा, पक्षमाभी मांसपेशियों का जिक्र कई बार आ गया। ये होता क्या है? जैसे आँख में हमारी कुछ मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो कि आँख को सिकुड़ाने और उसको फैलाने का कार्य करती हैं, वही पक्षमाभी मांसपेशियाँ कही जाती हैं। जैसे अगर हम तेज़ धूप में जाते हैं तो हमारी आँख क्या होती है? सिकुड़ जाती है, और नॉर्मल लाइट में क्या होती है? नॉर्मल रहती है, और अंधेरे में ज़्यादा खुल जाती है। ये सब प्रक्रिया पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर रखना पड़ता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, और 25 सेंटीमीटर ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, पहला यौगिक माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? तो जकारियास जॉनसन द्वारा पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक पेरीस्कोप किसका उपयोग करता है? तो पेरीस्कोप में 2 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पाइरेलियोर्म का प्रयोग प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। किसका? पाइरेलियोर्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अलग अलग रंगों में वितरित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो इंद्रधनुष में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम बैंगनी की। अगला प्रश्न है, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से क्या हो जाता है? तो वह वर्ण विक्षेपित हो जाता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के निम्न रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है किसकी? बैंगनी रंग की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वह लाल रंग की। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण क्या है?
तो ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है R=V/I या फिर V=IR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलेटर या फिर विसंवाहक का उदाहरण है, तो हीरा जो है इंसुलेटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है, तो टंगस्टन का सबसे ज़्यादा प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। अगला प्रश्न है यदि समय में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज Q प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो I=Q/T। इसको ध्यान रखेंगे, I=Q/T या फिर Q=IT भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है परिवर्तक या फिर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है फ्यूज एक विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करता है, किससे सुरक्षा करता है, तो फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। हमारा अगला प्रश्न है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संयोजक तार कहते हैं। संयोजक तार के द्वारा विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, वह पदार्थ कौन सा है, वह है अभ्रक। अगला प्रश्न है चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, तो वह धारा विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो वह बल विद्युत स्थैतिक बल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, किसके द्वारा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचायक सेल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या समुद्री जल विद्युत का चालक होता है, हाँ समुद्री जल विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें लवण घुले रहते हैं। अगला प्रश्न है किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है कि बस की बैटरी क्या है, कमज़ोर है। अगला प्रश्न है सौर सेल कैसा सेल होता है, तो सौर सेल प्रकाश वोल्टी सेल होता है। अगला प्रश्न है क्या है जो एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो कि सर्किट या फिर परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। अगला प्रश्न है एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्विच कहते हैं। अगला प्रश्न है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे पावर स्ट्रिप कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, हालांकि इससे भी अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न है विद्युत इस्त्री या फिर प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व किस एलिमेंट से बनी होती हैं, तो वे सभी नाइक्रोम से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है डायनमो एक युक्ति है जो कि परिवर्तित करती है किसको किस में, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है जर्मेनियम क्या है, तो जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। अगला प्रश्न है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है और इसी कारण वह जल जाते हैं। अगला प्रश्न है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तब श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। हालांकि टीवी में श्रव्य और दृश्य एक साथ दोनों शुरू नहीं होने चाहिए, किंतु उसमें मॉड्यूलेटर का प्रयोग करके यह कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कहाँ पे,
तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन अर्थात बढ़ाने और घटाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है किसका? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो सिरेमिक ऑक्साइड जो है वह नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, इसको नया नया आविष्कारित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है कि उसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या है? मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या है? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों। अगर आपस में जुड़े हुए दो आवेशित वस्तुएं समान विभव पर हों तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला प्रश्न है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है? तो किसी भी अतिचालक के द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है कौन सा? क्या चीज़? तो जर्मेनियम जो है वह ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना किसका कार्य है? तो डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होती है। अगला है कि एक डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह क्या होता है? वह होता है एलईडी। अगला प्रश्न है पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो माइकल फैराडे के द्वारा सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है? तो V = W/Q के द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला याद रखेंगे V = W/Q। ये लाइन गलत टाइप हो गई है, प्रश्न यहाँ से है बल प्रति इकाई आवेश धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच संबंध है Q = C/V। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? यह कूलाम का नियम बताता है कि अगर दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच का बल जो है वह 1/4 हो जाता है। प्रश्न है किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी? तो परिपथ के टूट जाने पर बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण क्या है? तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए तार का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह शीघ्र ही पिघल जाना चाहिए जिससे कि घर में उपकरणों की हानि ना हो। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन या फिर रेटिंग किसके आधार पर प्रदान की जाती है? तो घरेलू परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो फ्यूज तार टिन और लेड से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो यह नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत सर्किट के अति भारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो वे कौन कौन सी सावधानियां हैं? वे सावधानियां हैं फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्युत तारों को सामान्यतः किससे कोट किया जाता है? तो विद्युत तारों को सामान्यतः पॉलीवाइनिल क्लोराइड से कोट किया जाता है। अगला प्रश्न है किरचॉफ के नियम
विज्ञान के निम्न क्षेत्र से संबंधित है? तो किरचॉफ का नियम जो है विद्युत परिपथ क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्या सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो फ्यूज़ का इस्तेमाल शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या एक निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो वह होता है प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है, कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? तो कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का मान क्या होता है? तो धारा आधी हो जाती है। इसको आप फार्मूले से भी समझ सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अब कहा क्या जा रहा है कि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? धारा का मान निकालेंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। अब अगर प्रतिरोध को दोगुना किया जाएगा तो अपान में क्या हो जाएगा? 1/2। तो धारा का मान क्या हो जाएगा? धारा आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। क्या नहीं है? तो हीरा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम को दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है? तो ओम का नियम का सूत्र है A इज इक्वल टू V ओम। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो जॉन साइमन ओम जर्मनी देश के थे। अगला प्रश्न है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह क्या होती है? यह तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। अगला प्रश्न है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? तो हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे क्या हैं? तो वे अच्छा विद्युत चालक होते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि ओम चालक है तो सिल्वर को ओम चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसका नियम कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर हो? तो यह ओम का नियम कहता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत का चालक नहीं है तो एबोनाइट जो है वह विद्युत चालक नहीं है। अगला प्रश्न है, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो प्रश्न में V की वैल्यू क्या दी गई है? 18 दी गई है और धारा I की वैल्यू क्या दी गई है? 3 एम्पियर दी गई है और R की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा? 6 ओम। तो आंसर क्या होगा? 6 ओम। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 32, 42, 50 और 62 के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस वजह से इन प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना भी दिया हो। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट व्यक्तिगत प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। तो कितना होगा? 32 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 62। इसको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो इसको ऐड करेंगे तो 186 आंसर आएगा। आंसर होगा 186 ओम। अगला प्रश्न है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किस में जोड़ना चाहिए? तो प्रतिरोधकों की संख्या को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में अभी हम लोगों ने देखा कि कुल प्रतिरोधों का योग क्या होता है? उनके व्यक्तिगत योगों के बराबर होता है। किंतु अगर यही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 जितना दिया है। तो यह जाहिर सी बात है कम होगा। अगला प्रश्न है, एक धातु के चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो धातु के चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो
एल अपन ए, जहाँ पे एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है और वो प्रतिरोधकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी इसको और सॉल्व भी किया कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का योग उन अलग अलग प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। तो R1 + R2 होगा। अगला प्रश्न है, तार के प्रतिरोध पर क्या क्या प्रभाव डालता है। तो तार के प्रतिरोध पर प्रतिरोधकता, तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभाव डालता है। अभी इस फार्मूले में हम लोगों ने देखा कि R = क्या है, ρL/A, जहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, एल क्या है, तार की लंबाई है और ए क्या है, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो तार की प्रतिरोधकता पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है, यह 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। अगला प्रश्न है, जब दो प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें क्या रहता है। तो उनमें विभवांतर समान रहता है। जब दो प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो विभवांतर हमेशा समान रहता है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि फार्मूला भी होता है H = I²RT। तो इसमें क्या है, धारा के वर्ग के समानुपाती है उसमें उत्पन्न ऊष्मा, और प्रतिरोध के भी अनुपाती होती है और जितने समय तक प्रवाहित होती है उसके भी समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली एलिमेंट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट न हो। तो उसे कहते हैं संधारित्र। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक वोल्टमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण परिपथ या फिर सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो धारा मापी या फिर गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। तो ट्रांसफार्मर जो है वह एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा कम वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज या फिर ज़्यादा वोल्टेज या से कम वोल्टेज या फिर कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः किससे बनते हैं। तो विद्युत बल्बों के जो सामान्यतः तंतु हैं वह टंगस्टन धातु से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न का निरूपण करती है। तो विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी और छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, रिमोट कंट्रोल, छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है। उनका प्रारंभिक वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिनमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे बैटरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित या फिर रीजनरेट करता है। तो रिपीटर जो है वह एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। तो अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को स्नेहक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांजिस्टर जो है वह घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
अगला प्रश्न है डायोड का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो डायोड का प्रयोग परिशोधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर्स क्या कार्य करते हैं? तो रेक्टिफायर जो है वह एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। हमारा अगला टॉपिक है चुंबकत्व, और चुंबकत्व से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। हमारा प्रश्न है कि एक विद्युत धारा हमेशा किस प्रकार के क्षेत्र का उत्पादन करती है? तो एक विद्युत धारा हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक तैयार होता है किसके द्वारा? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से तैयार होता है। अगला प्रश्न है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, क्या नहीं होता? तो एल्यूमिनियम जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। अगला प्रश्न है कुंडली या फिर कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? तो कुंडली में टर्न्स या फिर कॉइल की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वह घटती है। अगला प्रश्न है यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। किसी भी चुंबक को अगर दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा तो यह अलग अलग एक चुंबक की भांति कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है स्थायी चुंबक बनते हैं किससे? तो फेरो चुंबकीय पदार्थों से स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो यह सुझाव आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है, क्या होती है? तो जब कुंडली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब प्रेरित धारा उच्चतम होती है। अगला प्रश्न है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? तो स्थायी चुंबक के लिए इस्पात जो है वह अत्यधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के साउथ ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। अगला प्रश्न है निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो निकिल और कोबाल्ट को लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली जो है वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रयोग फैराडे और हेनरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, क्या है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं, यही है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के अनुसार कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। अगला प्रश्न है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो इसमें जो है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन आधा घूर्णन करने के बाद होता है। अगला प्रश्न है एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना अधिक है? तो n गुना अधिक होता है। अगला प्रश्न है जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है? जब भी कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया गया था किसके द्वारा? तो वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो है वह सूत्रबद्ध किया था। अगला प्रश्न है चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, किस प्रकार होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अगला प्रश्न है किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर
जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कैसा रहता है? तो चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है जब हम किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपाती होती है? तो यह नियम फैराडे का नियम कहता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसको चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व को जो है वह किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनता है किससे? तो नरम लोहे द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरण के समुच्चय को किस समीकरण के रूप में जाना जाता है? तो उसे मैक्सवेल समीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक अपने गुण खो देते हैं कैसे? तो चुंबक निम्नलिखित कारणों से अपने गुण खो देते हैं, गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर या फिर ऊंचाई से गिराए जाने पर। हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी या फिर आधुनिक भौतिकी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम एक एक करके देखेंगे। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां क्या क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस कारण से? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने अपेक्षिता सिद्धांत या फिर सापेक्षिता सिद्धांत या फिर रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, वह कौन थे? वह थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो न्यूक्लियर बम के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रॉम्पटन प्रभाव होता है किन किरणों पर? तो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय गुण है क्या? तो रेडियोधर्मिता जो है वह एक नाभिकीय गुण है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो भारी जल या फिर भारी पानी जो है वह न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है वह होता है समृद्ध यूरेनियम या फिर इसको इनरिच्ड यूरेनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है और उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में जो है परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिकीय विखंडन जो है वह एटम बम या फिर परमाणु बम का सिद्धांत का आधार है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है नाभिकीय संलयन और ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। इसका मतलब हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है क्या? तो हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाया जाता है वह क्या कहलाता है? उसे एक ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं।
अगला प्रश्न है कल्पक्कम सुर्खियों में रहता है। तो कल्पक्कम जो है वह क्या है? तो कल्पक्कम एक परमाणु शक्ति परियोजना है जिसके कारण यह सुर्खियों में रहता है। अगला प्रश्न है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है किसको? तो कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वह कौन सा है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र जो है भारत का वह चतुर्थ भूकंपीय पेटी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैगा जो कि कर्नाटक में स्थित है वह भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। अगला प्रश्न है वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है वे क्या कहलाते हैं? तो उनको नाभिकीय संलयन रिएक्टर कहा जाता है जो कि बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं और साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी का अनुमान लगाया था? तो आइंस्टाइन ने 1924 ईस्वी में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था और जो है वह किसने दिया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर यह नियम दिया था। अगला प्रश्न है एलईडी एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डायोड और एलईडी के फुल फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाता है उसका क्या गुण है? तो उस पदार्थ की निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? तो प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरण का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा है किस सिद्धांत से? तो अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1974 ईस्वी में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड नाम दिया गया था? तो 1974 ईस्वी में हुए पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है नाभिकों को रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के दौरान दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या भूमिका निभाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। अगला प्रश्न है इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है, वह पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय प्रतिघातक या फिर नाभिकीय रिएक्टर में ढाल के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय प्रतिघातक में ढाल के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार। अब हम इसके अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिकों और उनके आविष्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है कि एक्सरे का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो विलियम के रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। अगला है कि वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया था वह कौन सी है? वह है पृथ्वी मिसाइल। अगला प्रश्न है भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज यूरे ने की थी। अगला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न है डायनमो की खोज की थी किसने? तो माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। अगला प्रश्न है वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे कौन थे? तो एम फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। एम फैराडे मतलब माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज की थी किसने? यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है
इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, भारी जल आमतौर पर किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? फ्रैंक व्हिटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के किस प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो वह वैज्ञानिक थे सीवी रमन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल है क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण पर आवेश होता है कैसा? तो अल्फा कण पर धन आवेश होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 1995 में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है? तो 1995 में एरिक कॉर्नेल के साथ कार्ल वीमेन ने मिलकर यह बनाया था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगी मिश्र उत्पन्न करती है? तो उस दूरबीन का नाम जो न्यूटन ने बनाया था वह परावर्ती दूरदर्शक था। अगला प्रश्न है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में किस उपकरण का आविष्कार किया था जिसने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और यहाँ तक कि शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों को संभव बनाने में मदद की? तो वह था दोलन वाल्व। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में किसने खोज की थी कि रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? यह खोज सीवी रमन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था किसने? तो निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी? तो यह खोज हंस क्रिश्चियन ओटेंड ने किया था। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो अलेसेंड्रो वोल्टा ने पावर बैटरी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? तो ऑरविले और विल्बर राइट ने जो है वह हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सैमुअल कोल्ट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक को भौतिकी में एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी जिन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? तो अति चालकता की खोज हेइके कोमेरलिंग ओंस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोजेले ने किया था। अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो जेसी बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। जेसी बोस का मतलब जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो द्विफोकसी लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है, वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? रॉल्फ एच बेयर द्वारा वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, 1643 ईस्वी में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय किसको प्राप्त है? तो 1643 ईस्वी में बैरोमीटर के आविष्कार का श्रेय इवान गेलिस्ता
टॉरिसेली को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विद्युत चुंबक का आविष्कार विलियम स्टूजॉन ने किया था। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित हो जाते हैं। तो इसकी खोज अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने की थी। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी किसने? HR हर्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 1656 ईस्वी में किसने लोलक या फिर पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था? तो 1656 ईस्वी में पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। अगला प्रश्न है, फोनोग्राफ का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो जीन डॉल्गॉफ ने LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था किसने? तो निकोलस कॉलन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, गैस टरबाइन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ? तो बारकोड स्कैनर का आविष्कार 1974 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो डेविड व्रीवस्टर के द्वारा बहुरूपदर्शक या फिर कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, मैजिक मार्कर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? सिडनी रोजनथल ने मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था किसके द्वारा? तो थियोफिलस वान केनल ने घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, छत के पंखे का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो फिलिप D. हल ने छत के पंखे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड P. साउथविक ने बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डाक मीटर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो लुइगी पाल्मिरी द्वारा सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉन मोवर का आविष्कार किया था किसने? तो एडविन वियर्ड बडिंग ने लॉन मोवर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो फ्योदोर पिरोत्स्की के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था किसने? आर्थर फ्राई ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, असेंबली लाइन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो रैनसम एली ओल्ड्स के द्वारा असेंबली लाइन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था किसने? चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डिश वॉशर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जोसेफिन कोचरेन ने डिश वॉशर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एरोसॉल कैन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो एरिक रोथीम ने एरोसॉल कैन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज क्लॉड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? तो सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विंट सर्फ के द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पानी के टरबाइन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो बोनोइट फोर्नीरोन ने पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एयर बैग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एसएन जोर्डनॉफ के द्वारा एयर बैग का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था किसने? तो सिक्रोस्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो तिवादार पुस्कास ने टेलीफोन एक्सचेंजर का आविष्कार किया था। अगला है कि लेज़र का आविष्कार किया था किसने? गॉर्डन गोल्ड ने लेज़र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? तो न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार जेबी डनलप ने किया था। अगला प्रश्न है, एलईडी का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? तो निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1749 ईस्वी में तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 1749 ईस्वी में तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, छायांकन का आविष्कार किया किसने? तो विलियम फ्रीज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था किसका? तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था किसने? तो केन कुटारागी ने
प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विद्युतदर्शी का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? जीन एंटोनी नॉलेट ने जो है विद्युतदर्शी का आविष्कार किया। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगला प्रश्न है, टेट्रिस जो कि एक प्रकार का वीडियो गेम है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आविष्कार एलेक्सी पेजिनोव ने किया था। एलेक्सी पेजिनोव के द्वारा टेट्रिस नामक वीडियो गेम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, सिलाई की मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आइजैक सिंगर ने सिलाई की मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? लॉयड ग्रूफ कोपमैन ने इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पियानो का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के द्वारा पियानो का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेल वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो सर हेनरी कोल ने क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो जेम्स डेवर ने वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज की थी किसने? तो बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, पहला लेजर बनाया गया था किसके द्वारा? तो थियोडोर एच मेमन ने सबसे पहला लेजर बनाया था। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किया था किसने? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, थॉमस एडिसन द्वारा आविष्कार किया गया था किसका? तो थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लाएनेक द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था। अगला है, पावर लूम का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, वाल्टर हंट ने किसका आविष्कार किया था? तो सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किया था। अगला प्रश्न है, कॉटन जिन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो एली वाइटनी के द्वारा कॉटन जिन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, केवलार का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो स्टेफनी लुइस कोलेक के द्वारा केवलार का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 ईस्वी की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वह व्यक्ति थे जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, रॉकेट का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो रॉबर्ट गोडार्ड ने रॉकेट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एफएम रेडियो का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग के द्वारा एफएम रेडियो का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव की खोज की थी किसने? तो पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भौतिकी में हबल नियतांक क्या है? तो भौतिकी में हबल नियतांक माप की एक इकाई है जो कि ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। अब हम कुछ प्रमुख खोजकर्ताओं और उनके खोजे गए उपकरणों के बारे में जानेंगे जो कि किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला है कि लेविस एडिसन वाटरमैन ने किसकी खोज की थी? तो लेविस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी। अगला है, इवान गैलिस्ता टॉरिसेली ने किसकी खोज की थी? तो इवान गैलिस्ता टॉरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। अगला है, एमिल कॉल ने किसकी खोज की थी? तो एमिल कॉल ने एनिमेशन की खोज की थी। अगला है, जैकेरियस जैनसन ने किसकी खोज की थी? तो जैकेरियस जैनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अगला है, जेल बेयर्ड ने किसकी खोज की थी? तो टेलीविज़न की खोज जेल बेयर्ड ने की थी। अगला है, फेडरिक डेक्सलर ने किसकी खोज की थी? तो अमीटर की खोज फेडरिक डेक्सलर ने की थी। अगला है, ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। अगला है, माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला है, पर्सी स्पेंसर ने किसकी खोज की थी? तो माइक्रोवेव ओवन की खोज पर्सी स्पेंसर ने की थी। अगला है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किसकी खोज की थी? तो बैटरी की खोज एलेसेंड्रो वोल्टा ने की थी। अगला है, पियरे वर्नियर ने किसकी खोज की थी? तो वर्नियर कैलिपर की खोज पियरे वर्नियर ने की थी। अगला है, माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? तो डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला है, रुडोल्फ डीजल ने किसकी खोज की थी? तो डीजल इंजन की जो खोज है वह रुडोल्फ डीजल ने की थी। अगला है, कंप्यूटर की खोज की थी किसके द्वारा? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला है, अर्नेस्ट कस्का बोंडोवान बोरिस
एवं मैक्स नॉल ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज अर्नेस्ट कस्का, बोडो वान बोरिस एवं मैक्स नॉल ने की थी। अगला है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किसकी खोज की थी? तो थर्मोमीटर की खोज डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने की थी। हमारा अगला टॉपिक है विविध, और यह भौतिक विज्ञान का अंतिम टॉपिक है। चलिए विविध टॉपिकों से संबंधित सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का क्या तात्पर्य है? तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का मतलब है कि तूफान आने का संकेत है। अगला प्रश्न है नॉयलान क्या है? तो नॉयलान एक कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा दी लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देती है वह कितना है? वह है 43 एट्टोसेकेंड। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानक मिशन का नाम जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में LEO मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है, वह मिशन कौन सा है? वह है गगनयान मिशन। अगला प्रश्न है भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था, कब किया था? तो भारत ने अपने सबसे पहला प्रयोगात्मक उपग्रह 1975 ईस्वी में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी भी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था, कैसे? तो डेविसन और जर्मन प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल क्या होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो ताप विद्युत उत्पादन का सबसे ज़्यादा हिस्सा विद्युत उत्पादन करने में है। अगला प्रश्न है स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है। अगला प्रश्न है सिटी स्कैनिंग में किसका उपयोग होता है? तो सिटी स्कैनिंग में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नींबू निचोड़ने की मशीन है किस प्रकार का उत्तोलक? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। अगला प्रश्न है एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, वह कौन थे? वह थे विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है? तो ऊंचाई के साथ वायु का दबाव घटता है और इसी के कारण ऊंचाई पर खाना बनाने में समय लगता है। अगला प्रश्न है भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एसन धातु का प्रयोग किया जाता है। एसन मतलब टीन धातु का। अगला प्रश्न है इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 ईस्वी के दशक में किसका आविष्कार किया गया था? तो उनके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में जी ब्रॉड शॉ ने ब्रिटेन में किसका आविष्कार किया था? तो 1919 ईस्वी में जी ब्रॉड शॉ ने ब्रिटेन में स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया था, किसका? तो लिफ्ट का आविष्कार 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20% होती है। अगला प्रश्न है विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या? तो विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन करती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला प्रश्न है हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण या फिर गॉड पार्टिकल। अगला प्रश्न है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या? तो लेजर के द्वारा उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहाँ से?
तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से जो स्वचालित कलाई घड़ी होती है उसमें ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? तो अर्धचंद्र के समय सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच 90 अंश का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है और जहाँ घर्षण बल कम होगा हमें चलने में कठिनाई होगी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है और जिस कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो जहाज जो है वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो घनत्व है वह ज़्यादा होता है पानी से। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती? तो अवरक्त किरणें जो हैं प्रोटीन को विकृत नहीं करती। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त हवा वह अपने अंदर ले जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश उसमें ऊर्जा का है। अगला प्रश्न है, साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है कौन? तो जिंक कार्बन जो है वह साधारण टॉर्च के सेल टर्मिनलों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कठोर एक्स किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेनप्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण क्या होता है? तो उनका कारण उसका पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलियां झील के अधः स्थल चली जाती हैं जहां पर पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कहने का मतलब, जहां पे बर्फ जमी है झील में उसके नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में ही रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के रूप में ही रहता है, जहाँ पे जीव ऊपर से नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है और वक्राकार होने के कारण ही दूरदर्शन के जो संकेत हैं वह एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे? हम कार में रहना ही पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कार में बैठे हैं और ऊपर से बिजली गिरती है तो बिजली का जो प्रभाव है वह कार के चारों तरफ फैल जाएगा अगर शीशा वसा सब बंद है तो, और हम सुरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है क्या? तो 0 केल्विन पर सिलिकॉन एक कुचालक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसका नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ऐसा ग्राहम का नियम बताता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो कि एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो डॉपलर प्रभाव की खोज क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा 1842 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंपों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? तो गुग्लिमो मार्कोनी ने जो है कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन 1798 ईस्वी में किया था, जून 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांस हेस किस खोज के लिए मशहूर हैं? तो प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांस हेस जो है वह ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सुबह का कार्य किस क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो अलार्म घड़ी का बजना, और यही जो है वह क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है हमारे प्रतिदिन के जीवन में। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जीन बैप्टिस्ट पेरिन को
पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था। कब दिया गया था? 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो गामा किरण का प्रयोग चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर कांच की बोतल को पानी से भर के फ्रिज में रख दिया जाए तो अंत में बर्फ कांच की बोतल को तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, उसका आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो उस प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो सुपर कूलिंग का अभिप्राय है किसी भी पदार्थ के हिमांक से नीचे पर शीतलता। अगला प्रश्न है, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है और जिस कारण वह अधिक वाष्पशील होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर सफेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो स्थिर सफेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कही जाती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया कि यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? ऐसा स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस भौतिक विज्ञानी का यह कथन है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है? तो ऐसा डेविड ग्रॉस द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सौर सेल पैनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकतम संभावना होती है? तो जितने भी श्रव्य उपकरण हैं उनमें जो है ट्रांजिस्टर के होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटान का समान तरंग दैर्घ्य हो तो उनका क्या समान होगा? तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटान का समान तरंग दैर्घ्य हो तो उनका रैखिक संवेग समान होगा। अगला प्रश्न है, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए मेमोरी इंटरलीविंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, गैस का तापमान क्या होगा? तो गैस का तापमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्न ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? ऐसा इसलिए महसूस करता है क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आ जाता है जिस कारण वह खिंचाव महसूस करता है। अगला प्रश्न है, एस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्केरियन प्रभाव विज्ञान के भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है क्या? तो कोरियोलिसिस बल जो है वो फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो स्थिर वैज्ञानिक शब्दों अर्थात कांस्टेंट साइंटिफिक टर्म को वर्णित करने के लिए आइसो का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का अग्रदूत क्या था? तो इंटरनेट का अग्रदूत अर्पानेट था। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब हम यहाँ पर खेती के कुछ प्रकार और वह किससे संबंधित है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत शहतूत के वृक्षों का रोपण किया जाता है। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। और अंतिम है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर के अंतर्गत मछलियों का उत्पादन या फिर उनका पालन पोषण या फिर मछली पालन किया जाता है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी पॉइंटर सीरीज़ का
भौतिक विज्ञान का दूसरा और अंतिम वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और यह दावा है मेरा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो इससे प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम अगले विषय की NCERT पॉइंटर सीरीज़ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।